अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आलमी फ़ौजदारी अदालत के हवाले से कल से खबर गर्दिश कर रही है कि आईसीसी की तरफ से इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और वहाँ के वज़ीर दिफ़ा योआव गैलेंट के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया गया है। इसी तरह हमास के सरबराह इस्माइल हानिया, यहया अस्सवार और मोहम्मद अज़्ज़ैफ़ के ख़िलाफ़ भी गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया गया है। जबकि इस खबर की पूरी सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ़ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने दरख्वास्त दायर की है, ये मांग की है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़, इसी तरह योआव गैलेंट के ख़िलाफ़ और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के ख़िलाफ़, मोहम्मद अज़्ज़ैफ़ के ख़िलाफ़ और यहया अस्सवार के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया जाए। अभी तक आईसीसी ने गिरफ़्तारी का वारंट जारी नहीं किया है। पिछले कई महीना से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अब अगर गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया जाता है तो क्या अंजाम होगा? क्या इससे गज़ा पट्टी पर हमला बंद हो जाएगा? क्या इजराइल को झुकना पड़ेगा? क्या कुछ हो सकता है? आगे पूरी तफसील हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। पूरा मामला समझने की कोशिश कीजिए। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली आप सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में तफसील मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंटरनेशनल अदालत है जिसको कई सारे ममालिक मानते हैं। दुनिया के कई सारे मुल्क ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कानून पर दस्तखत नहीं कर रखा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अगर किसी भी मुल्क के सरबराह की गिरफ्तारी का फैसला जारी किया जाता है तो जिन ममालिक ने रूम कवानीन पर दस्तखत कर रखे हैं उन ममालिक में, उन देशों में अगर वो शख्स जाता है तो उस देश की जिम्मेदारी है उसको गिरफ्तार करना। जिन देशों ने उस कानून पर दस्तखत नहीं कर रखा है उस मुल्क में अगर वो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी उसको गिरफ्तार करना। मज़ीद तफसील से समझिए कि जैसे इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अगर फैसला आ जाता है कि शख्स ने इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब किया है, जंग का हदफ हासिल करने के लिए इसने बेगुनाहों को मारा है, ख़वातीन को मारा है, इस वजह से नेतन्याहू मुजरिम है और अगर दुनिया के किसी देश में जाता है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में बंद कर देना चाहिए। अब जिन मुल्कों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के उस कानून पर दस्तखत किया था वही मुल्क इसको गिरफ्तार करेगा, दूसरा मुल्क गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जैसे बरतानिया ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने या कई सारे ममालिक हैं जिन्होंने आईसीसी के उस कानून पर दस्तखत कर रखा है। अब अगर नेतन्याहू इन मुल्कों का सफ़र करते हैं तो इन मुल्कों की जिम्मेदारी होगी फौरी तौर पर नेतन्याहू को गिरफ्तार करना। अमेरिका, रूस, चीन, कतर इन जैसे मुल्कों ने इस कानून पर दस्तखत नहीं कर रखा है। अब अगर अमेरिका में नेतन्याहू का जाना होता है तो अमेरिका गिरफ्तार करने का पाबंद नहीं होगा। हाँ, वहाँ दूसरी शक्ल ये होगी कि जो आईसीसी के ज़िम्मेदार है, जो आईसीसी की अपनी टीम है, वो अमेरिका पहुँचे और गिरफ्तार कर ले, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब क्या कुछ आईसीसी में हुआ है पहले मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने आईसीसी में दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने गज़ा में जंग का मकसद हासिल करने के लिए इसने इंसानी जराइम का इर्तिकाब किया, ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई, गज़ा की आवाम तक इमदाद को पहुँचने से रोका, खुराक, पानी और अनाज को इसने नहीं पहुँचने दिया। इसके अलावा इसने हमास के लोगों का मुकाबला करने के बजाय, हमास के जो जंगजू है उनके साथ लड़ने के बजाय आम लोगों के साथ इन्होंने जंग की, आम लोगों का कत्ल किया। इन्होंने हस्पतालों पर हमला किया, मस्जिद पर हमला किया, कॉलेजेस पर हमला किया, आम लोगों का इन्होंने जेनोसाइड किया, कत्ल आम किया। इस वजह से बिन्यामिन नेतन्याहू बीइंग अ हेड ऑफ स्टेट इस जराइम के मुजरिम है, मुर्तकिब है और इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होना चाहिए। इसी तरह योआव गैलेंट जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है उसके बारे में चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा कि इन्होंने गज़ा पट्टी का मुहासरा करते हुए अपनी आर्मी को यह आदेश दिया था कि पानी की भी बंदिश हो जानी चाहिए, खुराक की बंदिश होनी चाहिए, खाना नहीं मिलना चाहिए। हमारा मुकाबला जानवरों से है, इसलिए इनके साथ जानवरों जैसा सलूक ज़रूरी है। इस बुनियाद पर योआव गैलेंट के ख़िलाफ़ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाना ज़रूरी है। करीम खान ने अपनी इस दरख्वास्त में हमास को भी शामिल कर लिया और उन्होंने हमास के पॉलिटिकल विंग के सरबराह इस्माइल हानिया का नाम
शामिल किया, यहया सिवार का नाम शामिल किया, मोहम्मद अज़ैफ़ का शामिल किया और कहा इनके ख़िलाफ़ भी गिरफ़्तारी का वारंट होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला करके आम लोगों को गिरफ़्तार किया, उनको यरग़माली बनाया, इसके अलावा रेप अगवा कई सारे इल्ज़ाम लगाए गए इन पर भी, और कहा इस वजह से इनके ख़िलाफ़ भी गिरफ़्तारी का वारंट जारी होना चाहिए। अब क्या नेतन्याहू पर इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो सच्चाई यह है कि कोई ख़ास असर नहीं पड़ पाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि करीम खान ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो अर्ज़ी दाखिल की गई है उसमें एक जालिम का मुकाबला मजलूम से किया गया, और जालिम को सज़ा दिलवाने के बजाय, या कह लीजिए आलमी सतह पर मामला को काबू में रखने के लिए या इस पूरे मामला को गोल मोल करने के लिए इन्होंने इसराइल के साथ साथ हमास के लीडरशिप का भी नाम शामिल कर दिया कि इनके ख़िलाफ़ भी गिरफ़्तारी का वारंट होना चाहिए। यहीं से पता चलता है कि इंसाफ के नाम पर मजलूम को ही सज़ा दी जाती है। अब क्या होगा अगर इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका, रूस, चीन के अलावा किसी और देश का सफ़र करता है, जैसे बरतानिया का, फ्रांस का, तो इन मुल्कों की पुलिस की या वहाँ की सरकार की ज़िम्मेदारी होगी बिन्यामिन नेतन्याहू को गिरफ़्तार करना। अगर गिरफ़्तार नहीं करता है तो ममालिक अपने ही बनाए गए कानून की मुखालफत करेंगे, और इसकी वजह से जो आलमी तवाज़ुन है वो बिगड़ेगा। इन पर इल्ज़ाम लगेगा कि ये अपने ही बनाए गए उसूल पर अमल नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर किसी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हो सकता है कि ये बहानाबाजी करे और कहें कि सफारती इस्तिस्ना हासिल है, उनका ऐसा दौरा वैसा दौरा। इसराइल के बारे में बिन्यामिन नेतन्याहू या ख़ुद इसराइल का दावा है कि एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ जमहूरियत है, अगर जमहूरी मुल्क का सरबराह कहीं जाता है तो उस पर पाबंदी होगी। तो इस तरह बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए अपने देश से बाहर निकलना, कहीं जाना मुश्किल होगा। अमेरिका, रूस, चीन और कतर जैसे मुल्कों ने रोम के कानून पर दस्तखत नहीं कर रखा है, जिसका मतलब है कि उन मुल्कों में अगर बिन्यामिन नेतन्याहू का सफ़र होता है तो उन मुल्कों की जिम्मेदारी नहीं होगी गिरफ़्तार करना, लेकिन वहाँ ये पॉसिबल है कि आईसीसी अपनी टीम को वहां भेज दे, दूसरे मुल्कों से मदद ले, गिरफ्तार किया जाए। ऐसी सूरत में अमेरिका से यह खबर आ रही है कि अमेरिका ने आईसीसी पर ही पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। आईसीसी पर पाबंदी लगाने के लिए उसके अराकीन को अपने यहाँ दाखिल होने से रोकने के लिए अमेरिकी पार्लियामेंट में एक कानून को मंजूर किया जा सकता है, ये खबर आ रही है। दूसरी तरफ बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से यह खबर सामने आई है कि आईसीसी की जो तफसीलात सामने आई है, या आईसीसी में जो मुकदमा चल रहा है, इससे गज़ापट्टी में जंग को रोकने में या जंग को एक नतीजा तक पहुँचाने में, इंसानियत की बहाली में कोई मदद नहीं मिल रही है, और प्रोसिक्यूटर साहब ने जो कुछ किया है वो अच्छा नहीं किया है। बरतानिया की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन अगर वहां इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी गिरफ्तार करना। हमास के रहनुमाओं के साथ क्या कुछ हो सकता है इसको भी समझ लीजिए। कतर में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह शेख इस्माइल हानिया रहते हैं, और आईसीसी की तरफ से उनके खिलाफ भी अगर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाता है तो इसके बाद वो दीगर अरब रहनुमाओं से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, तुर्किया वो नहीं जा पाएंगे, ईरान नहीं जा पाएंगे। इस तरह जो उनकी एक्टिविटी है उस पर बंदिश लग जाएगी, उनको कतर में ही रहना पड़ेगा। हाँ, कतर की सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी उनको गिरफ्तार करना, क्योंकि कतर भी उन ममालिक में शामिल नहीं है जिन्होंने आईसीसी के कवानीन पर दस्तखत कर रखे हैं, तो उन पर इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मोहम्मद यहया सिवार और मोहम्मद अज़ैफ़ का नाम भी शामिल है। इसराइल को ये सबसे ज़्यादा मतलूब है, क्योंकि 7 अक्टूबर का जो पूरा हमला था इसराइल पर, और जिसकी वजह से इसराइल 60 साल पीछे चला गया। इसराइल का जो दुनिया भर में नाम था, उसकी एजेंसी का, उसके हथियार का, उसकी ताकत का, वो सब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया कि इसराइल को सबसे ज़्यादा यही दोनों मतलूब है, मोहम्मद यहया सिवार, मोहम्मद अज़ैफ़, और ये दोनों गज़ा पट्टी में ही रहते हैं, इसलिए इन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। और इनके ख़िलाफ़ अगर गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है तो इसराइल इस वजह से भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। इससे पहले भी कई ऐसे रहनुमा हैं जिनके खिलाफ इस तरह का वारंट जारी किया गया, जैसे लीबिया के कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के खिलाफ इस तरह का वारंट जारी किया गया था, बाद में अमेरिका ने उनको शहीद कर दिया। इसी तरह रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी इस तरह का वारंट जारी किया गया था, लेकिन उन पर भी इसका कुछ असर नहीं पड़ा। दुनिया के जो इंटरनेशनल तज्ज़िया निगार हैं वो कह रहे हैं कि इसराइल ख़ुद को एक जमहूरी मुल्क कहलाता है। इसराइल का दुनिया भर के कई मुल्कों से अच्छा रिश्ता है, वो रिश्ता को बेहतर बनाना चाहता है। ऐसे में बिन्यामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ अगर इस तरह का वारंट जारी हो जाता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और अखलाक़ी सतह पर, सफारती सतह पर वो दुनिया भर में नीचे गिर जाएगा। इसराइल ने इस बयान के बाद, या कह लीजिए कि चीफ प्रोसिक्यूटर की तरफ से उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी होने वाली दरख्वास्त सामने आने के
بات کہا کہ ہم ایک جمہوری ملک ہے، ہم قانون پر عمل کرتے ہیں، ہم 7 اکتوبر کے حملہ کا بدلہ لے رہے ہیں، اس لیے حماس کے ساتھ ہمارا موازنہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ حماس ایک ظالم اور دہشت گرد تنظیم ہے اور اسرائیل کا موازنہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نتنیاہو کا بیان سامنے آیا ہے اور نتنیاہو کے دفتر سے بیان انگریزی زبان میں جاری کیا گیا ہے۔ انگلش میں بیان کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نتنیاہو کا یہ میسج امریکی عوام تک پہنچے، امریکہ میں غصہ ہو اور لوگ ان کے سمرتھن میں آئے کہ یہ جو ICC جو کچھ کر رہی ہے وہ یہودیت کے خلاف ہے۔ خود نتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیل کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے، یہ مقدمہ دراصل یہودیوں کے خلاف ہے۔ دنیا بھر میں ہمیں مظلوم بنانے کی کوشش ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے اور ICC بھی اسی بیانیہ کا سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں جو کچھ 8 مہینوں میں کیا ہے وہ جنوسائیڈ نہیں ہے، وہ نسل کشی نہیں ہے، اور جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کا ایک طرح سے ساتھ دے دیا ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے اس سے بنیامین نتنیاہو کو شدید صدمہ ہے، وہ ایگری نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کے کئی اور ملکوں کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، لیکن دنیا کا جو انصاف پرور طبقہ ہے، جو انصاف پسند عوام ہے، وہ چاہتی ہے کہ فوری طور پر اسرائیل کے وزیر اعظم کی گرفتاری ہو جانی چاہیے۔ اس بیچ حماس کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور حماس نے کہا کہ ظالم اسرائیل ہے، اسرائیل دہشت گرد ہے اور اسرائیل نے ہماری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، ہم کو بے گھر کر رکھا ہے، لگاتار ہمارے گھر کو ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل دہشت گرد ہے۔ اس ظالم اور دہشت گرد ریاست سے، اس ظالم اور دہشت گرد لوگوں سے حماس جیسی تنظیم کا موازنہ مقابلہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ حماس کا نام بھی لیا جانا گرفتاری کے لیے سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ یہ بیانیہ حماس کی طرف سے آیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔